हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी सब बढ़िया चल रही होगी और आप भी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो एक और क्लास 6 का हिंदी का पेपर सोल्व करते हैं जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में PT1 में आ चुका है। अब देखो, PT1 में पेपर आया और हमने सोल्व करना स्टार्ट किया। हम ऐसा क्यों करते हैं, पहले समझो कि आपका जब पेपर नज़दीक आता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, और जब आपके पास टाइम नहीं होता तो आपके पास सिर्फ बेस्ट तरीका होता है रिवीजन या किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, उन क्वेश्चंस को करना जो पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसका कैसे पता चलता है, जैसे ही आप दूसरे स्कूल्स में आए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हो। अब दूसरे स्कूल में क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनता है, आपका कोर्स होता है लिमिटेड। जब कोर्स लिमिटेड होगा, एक बाउंड्रीज़ के अंदर ही कोर्स तय है, यही 3 चैप्टर आने हैं, यही 4 चैप्टर आने हैं, तो दूसरा स्कूल भी बेस्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देगा अपने पेपर में। जब आप वो डायरेक्ट कर लोगे तो आपको आइडिया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे और आपका रिवीजन अच्छा होगा। जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा उसका रिवीजन अच्छा होगा। इससे ओवरऑल क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। कैसे? क्योंकि आपका पेपर को सोल्व करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर भी सोल्व होगा मूक की तरह से। तो किसी भी मेंटर के साथ आप यूट्यूब पर आप ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्लास 6 का एक और हिंदी का पेपर सोल्व करते हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकता है आने वाले पेपर में। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका पैसेज है, गद्यांश ये है, सूत काटने के अधिक परिश्रम से गांधी जी की आंखें दुखने लगी थी। ठीक है, अब देखो हमारी अप्रोच क्या होगी पेपर को सोल्व करने की। आपके सामने कोई पैसेज है, आप इसको वन गो में सिर्फ एक बार में ही पूरा पढ़ोगे। ठीक है, बार बार आपको नहीं पढ़ना। आप जाओगे फिर सीधा क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन में आप ऑप्शंस पढ़ोगे और ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप एक बार नज़र मारोगे फिर से पैसेज पर। जैसे ही आपको क्लियर होगा कि हाँ ये पैसेज में सही है, आप वो टिक लगा दोगे। आपको शुरू में याद करने की, ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम वन गो में अपना पैसेज पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, सूत काटने के अधिक परिश्रम से गांधी जी की आंखें दुखने लगी थी। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। सुबह उठकर सारा दिन काम करने के बदले कम काम करने की सलाह दी। किसकी सलाह दी? कम काम करने की सलाह दी। परंतु गांधी जी ने एक भी बात स्वीकार नहीं की। गांधी जी की आंखों में अत्यंत पीड़ा थी जिसका आदम को बहुत दुख था। अतः वह उन्हें कम काम करने के लिए समझाने लगा। गांधी जी ने उसकी बात सुनी और कहा, देखो भाई आदम, यह सूरज अपना काम कभी नहीं छोड़ता, ठीक समय पर निकलता है और सारे संसार को रोशनी देता है, तो हम अपना काम कैसे छोड़ें। इसी के साथ इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर ने गांधी जी को क्या सलाह दी। अब अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बिल्कुल काम न करने की, आराम करने व कुछ काम करने की सलाह दी। तीसरा ऑप्शन है समय अनुसार दवाई खाने के लिए की सलाह दी। और फोर्थ ऑप्शन आपका हवा पानी बदलने की सलाह दी। अब देखो आपने ऑप्शंस पढ़ लिए, पैसेज पढ़ लिया। अब आपको थोड़ा सा लगा, कुछ सेकंड ऑप्शन मुझे ज़्यादा सही लगा क्योंकि आराम करने व कुछ काम करने की सलाह दी, शायद मैंने ऐसा पैसेज में पढ़ा था। एक बार आप रीचेक कर लो। काम करने के बदले कम काम करने की सलाह दी और आराम करने की सलाह दी। ठीक है, हमारा बिल्कुल कंफर्म हो गया आंसर, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आपको पेपर करना होता है। ठीक है, इसके बाद आप अब पैसेज नहीं पढ़ोगे, अब दोबारा से अगला क्वेश्चन पढ़ोगे। आदम को किस बात का दुख था? गांधी जी के द्वारा काम करते रहने का, गांधी जी की आंखों की पीड़ा का, गांधी जी के लिए कुछ न कर पाने का, या दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं। तो मुझे लगा गांधी जी की आंखों की पीड़ा का। अब ये डायरेक्ट लगा दूं मैं, इससे पहले मैं एक बार चेक कर लूँगा। तो अत्यंत पीड़ा थी जिसका आदम को बहुत दुख था। तो किसका दुख था? गांधी जी की आंखों में अत्यंत पीड़ा का दुख था आदम को। हमारा आंसर बिल्कुल ऑप्शन कंफर्म हो गया, ऑप्शन सेकंड, गांधी जी की आंखों की पीड़ा का दुख था। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने आदम से क्या कहा? अब देखो ऑप्शंस फिर पढ़ो। देखो पैटर्न है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन कहता है, मैं कल से आराम करूंगा, मैं दवाइयाँ समय अनुसार लूँगा। जिस प्रकार सूरज अपना काम निरंतर करता है वैसे ही हमें भी अपना कार्य करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट लगा सकता हूँ। हमें याद है कि ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा। यही गांधी जी ने आदम से कहा था कि फिर मैं अपना काम क्यों छोड़ूँ। और फोर्थ ऑप्शन था, मुझे अब आराम है। ऐसा कुछ नहीं कहा। गांधी जी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसी के साथ आपको अपना उत्तर लिखना है। तो गांधी जी लोगों को
जो संदेश देना चाहते हैं वो ये था, तो गांधी जी यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने काम और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये उनका संदेश था। आइए अपठित पद्यांश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका काव्यांश है, धरती का श्रृंगार पेड़ है, जीवन का आधार पेड़ है, पर्यावरण की रक्षा करते, जग को वर्षा जल से भरते, सर्दी ओले धूप को सहते, फिर भी मुख से कुछ न कहते, सभी पेड़ हैं मित्र हमारे, हर उत्सव है उनके सहारे, जो जन पेड़ लगाते हैं सुख और वैभव पाते हैं, बड़े अनोखे हैं ये पेड़, लुप्त हो रहे सुंदर पेड़। इसी के साथ पहला क्वेश्चन पूछता है हमसे, धरती का श्रृंगार क्या है? नदियाँ, समुद्र, भवन, पेड़। देखो ऑप्शंस में कई बार कुछ चीज़ें और सही लगेंगी हमें, लेकिन हमें काव्यांश या जो भी पद्यांश आपको दिया है उसके हिसाब से ही आपको ऑप्शंस देना है। तो ऑप्शन 4 सही होगा, पेड़ के बारे में बात की गई है। पर्यावरण की सुरक्षा कौन करता है? यहाँ पर भी नदियाँ, समुद्र, भवन और पेड़ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पेड़ों की किस रूप में दर्शाया गया है? पेड़ों को किस रूप में दर्शाया गया है? आइए अपना ऑप्शन देख लेते हैं। रक्षक, भाई बंधु, मित्र या दिए गए सभी। तो रक्षक बिल्कुल सही बात है। पेड़ को देखो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, रक्षक भी दिखाया गया है। धूप, सब चीज़ सर्दी ओले धूप सहते हैं फिर भी मुख से कुछ ना कहते हैं, सभी पेड़ हैं मित्र, मित्र दिखाया गया है। उत्सव है उनके सारे, पेड़ लगाते और वैभव पाते, अनोखे हैं ये पेड़ और जीवन का आधार है ये पेड़। इसी के साथ भाई बंधु भी हैं, मित्र भी है, रक्षक भी है, तो दिए गए सभी ऑप्शन सही होंगे। सुलभ जीवन हेतु क्या आवश्यक है? तो सुलभ जीवन हेतु सबसे आवश्यक है आपके पेड़। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। सुलभ जीवन हेतु सुलभ जीवन के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे पर्यावरण की रक्षा और जीवन का आधार है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। खंड खा पाठ्य पुस्तक प्रश्न है। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके हिसाब से आपके सामने ये क्वेश्चन होंगे। कोयल कहाँ रहती है? तो पहला प्रश्न है आपका, कोयल कहाँ रहती है? आइए देखते हैं। तो कविता में कोयल को अमराइयों में रहते हुए दिखाया गया है। अब अमराई क्या होता है? अमराई। तो कोयल कहाँ रहती है? अमराई में रहती है। अब अमराई क्या होता है? आम के पेड़ों का समूह, जो बाग होते हैं, आम का बाग, उसी को अमराई बोला गया है। तो अमराई का मतलब आम के पेड़ों का बगीचा होता है। आम के पेड़ों के बगीचे में कोयल रहती है। ठीक है, ये तो आप ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कोमल अमराइयों में रहती है। कोयल अमराइयों में रहती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? अब देखो कविता में जैसे लिखा गया है श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, तो गीता का जिक्र होता है कविता में। तो श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? आइए इसको देख लेते हैं। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन। उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन व साधना और खेल भावना। ठीक है, इसी के साथ उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया था तो वे बिल्कुल नौसिखिया थे। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया और उसको तरक्की भी मिलती गई। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयास करते रहते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? आइए देख लेते हैं, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए अब ये कहानी में गर्मी की वजह से धरती सूख गई थी। जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती तो धरती को सुकून महसूस हुआ और इसी बूंद के कारण धरती में से नया अंकुर बाहर निकल आया, सारे जगह हरियाली छा गई। इस तरह से बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट हुआ। तो आइए लिख लेते हैं।
इस बूंद के कारण धरती में से नया अंकुर बाहर निकल आया और सारे जगह हरियाली छा गई। इस तरह से बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। इसी के साथ कविता में आकाश और बादलों को किन के नाम, किन के समान बताया गया है? तो आकाश को नीले नैन और बादलों को काली पुतली। आकाश को नीले नैन और बादलों को काली नीले आँखों, आकाश को नीली आंखें, ठीक है, और बादलों को काली पुतलियों के समान। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा से बनाइए। ठीक है, आपको बेसिकली आपको स्टार बनाना है, क्वेश्चन को टिक करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल, अंकुर, बूंद और पावस। तो ये कविता में जो नवजीवन की ले अंगड़ाई, कौन लेता था नवजीवन की अंगड़ाई? कौन धरती को नया जीवन देता था? बादल देते थे बारिश करके। तो ऑप्शन 1 ठीक होगा, बिल्कुल सही। इसके सामने हमने स्टार बना दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। काली पुतली, जैसे हमने बताया भी, काली पुतली क्या है? बारिश की बूंदें नहीं है, नगाड़ा नहीं है, वृद्ध धरती नहीं है, आपकी काली पुतली बादल के समान है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। अब मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो उनके बारे में ऑप्शंस देख लेते हैं। वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। देखो, ये हो गई बिल्कुल नेगेटिव बात। अत्यंत क्रोधी, अच्छे ढंग से बदला लेते थे। ठीक है, नेगेटिव। मेजर ध्यानचंद कोई नेगेटिव आदमी तो थे नहीं। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। ये भी बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है कि हॉकी से मारने पर ही गोल अधिक करेंगे। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी के सामने आप स्टार बना देंगे। ठीक है, तो वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया था? तो हॉकी का जादूगर इंसान को कब कहा जाएगा? जब वो बहुत अच्छा खेलता हो। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। उनके हॉकी खेलने की विशेष कौशल के कारण। ठीक है, ये हमें सही लग रहा है आंसर। उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण। जी नहीं, वो कोई जादूगर तो थे नहीं कि उनकी अनोखी स्टिक की कोई अनोखी विशेषताएं होंगी। हॉकी स्टिक सबकी बराबर होती है। हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण या उनकी खेल भावना के कारण। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, उनके हॉकी खेलने की विशेष कौशल के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो हिंद महासागर में कविता में सिंधु शब्द आया। कौन सा शब्द आया? ऑप्शन सिंधु के सामने आप स्टार बना देंगे। हिंद महासागर के लिए कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि प्राचीन काल में इसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। यह शब्द कविताओं में हिंद महासागर की विशालता और उससे जुड़े जुड़ाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल नहीं है, तो प्रश्न 3 पर आते हैं। कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया सिखाया, जग को दिया दिखाया। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो पहला प्रश्न है, रघुपति कहाँ जन्मे थे? तो जैसे कि आपको पता है, रघुपति कहाँ जन्मे थे? भारतवर्ष में जन्मे थे। रघुपति जन्मे थे भारत वर्ष में जन्मे थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या सुनाया? श्री कृष्ण ने उपदेश किसके दिए थे? गीता सुनाई थी। गीता सुनाई थी। किसने भारत का सुयश बढ़ाया? तो गौतम बुद्ध ने भारत की भूमि पर जन्म लेकर भारत का सुयश बढ़ाया।
ठीक है। जग को दया किसने सिखाई? तो गौतम बुद्ध ने जग को दया भी सिखाई थी। तो जग को दया गौतम बुद्ध ने सिखाई। ठीक है। इसी के साथ प्रश्न 5 कहता है ऊपर दी गई कविता का नाम क्या है? तो ऊपर दी गई कविता का नाम मातृभूमि है। मातृभूमि। ठीक है। प्रश्न 4 पर चलते हैं अपने। पठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। आइए इसके साथ अपने क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर कौन मैदान में आया? तो पट्टी बांधकर थोड़ी देर बाद कौन मैदान में आया? मेजर। तो आपका आंसर हो जाएगा थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर फिर यहाँ से मैदान में मेजर ध्यानचंद आए। ठीक है। दोस्त, दूसरा क्वेश्चन आपका, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, किसने कहा? ये भी किसने कहा? मेजर ध्यानचंद ने कहा। ध्यानचंद को चोट कैसे लग गई थी? तो ध्यानचंद को चोट एक मैच के दौरान विरोधी टीम के खिलाड़ी ने हॉकी स्टिक से सिर पर मारा था, जिससे उन्हें चोट लगी थी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने झटपट 6 गोल किए थे? तो मेजर ध्यानचंद ने ही। यही आपका आंसर इसका हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद ने ही झटपट 6 गोल किए थे। उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो उपरोक्त गद्यांश पाठ गोल से लिया गया है। गोल से लिया गया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली सी यह जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। अब इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आकाश को किसके समान बताया है? तो आकाश को समान, ये हमने पहले भी देख लिया, आकाश को नीली आँखों के समान बताया है। इसके साथ काली पुतली किसे कहा है? काली पुतली बादलों को कहा है। जलधर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जलधर, जैसे आपने देखा होगा हम हनुमान जी को गदाधर कहते हैं क्योंकि उन्होंने गदा को उठा रखा है। वैसे ही जो जल को उठाए रखता है उसको जलधर कहते हैं, और जलधर कौन होते हैं? बादल। क्वेश्चन 4, करुणा से विगलित कौन हुआ? तो करुणा से विगलित जो लाइन है यह इस कविता में धरती के लिए कही गई है, धरती के लिए इस्तेमाल की गई है। तो करुणा से विगलित धरती हुई। ठीक है। क्वेश्चन 5 कहता है धरती की प्यास किसने बुझाई? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है धरती की प्यास बारिश की बूंदों ने बुझाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो आपका पहला प्रश्न है बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट हुआ? तो कैसे प्रकट होता है ये मैं लिखवा चुका कि गर्मी की वजह से धरती सूख गई थी। जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती तो धरती को सुकून महसूस हुआ। इस बूंद के कारण धरती में से नया अंकुर बाहर निकल आया, सारे जगह हरियाली छा गई। इस तरह से बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट हुआ। ठीक है। तो यही क्वेश्चन पहले आया था, यही क्वेश्चन दोबारा से आ गया, तो आप यही क्वेश्चन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रकट होता है। तो आपका बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है, इसको बताना था। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? ऐसे प्रकट होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है? तो जैसे हमने देख ही लिया है कि आकाश को नीली, कविता में जैसे हमने देख ही लिया है, पहले भी क्वेश्चन आया था कि आकाश को नीली आंखें और बादलों को काली पुतलियों के समान बताया गया है। अपना आंसर दोबारा से लिख लेते हैं। आकाश को
कविता में आकाश को नीली आंखों के रूप में चित्रित किया गया है जो धरती की ओर करुणा और कविता में आकाश और बादलों को नीली आंखों और काली पुतलियों के समान बताया गया है। ठीक है, जो आकाश में घूमते हुए दिखाई देते हैं, जो आकाश में घूमते हुए दिखाई देते हैं। बादलों को यह चित्रण प्रकृति तत्वों को मानवीय अंगों से जोड़कर एक अनोखा, यह चित्रण प्राकृतिक तत्वों को मानवीय अंगों से जोड़कर एक अनोखा और कल्पनाशील दृश्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन लंबा आता है तो आप पूरा लिख सकते हैं, बाकी हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। इसी के साथ आई होप आपको पेपर में हेल्प करेगा और वीडियो को आप देखने से पहले ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, तब तक के लिए बाय।